हेलो स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज में आज सेंटर ऑफ मास के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके पहले सेंटर ऑफ मास लोकेट करने की मेथड्स और उन मेथड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियोस आपने देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लें। इसी तरह की रिगरस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस से ही भले ही आप जेई का एग्जाम दे रहे हो या नीट का, पूरे पूरे क्वेश्चंस जल्दी और करेक्टली आपसे बन पाएंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड ये पहला क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रेस्ट अंडर अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v, द स्पीड ऑफ b is 2v, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज। तो बहुत से बच्चों को तो इसका आंसर ही याद होगा, इसका आंसर है 0। पर ये आंसर आया कैसे, तो यहाँ डिस्कस करते हैं। क्या बोला है हमसे, दो पार्टिकल्स हैं, मतलब टू पार्टिकल सिस्टम की बात हो रही है और दोनों पार्टिकल्स रेस्ट से चलना शुरू करते हैं। मतलब इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर दोनों पार्टिकल्स हैं रेस्ट में। मान लो ये है पार्टिकल A और ये है पार्टिकल B। अब सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, यहीं कहीं बीच में होगा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। मान लो कि यहां है उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। अब इसकी स्पीड कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की, तो मैं आपको याद दिलाता हूं। स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। VCM वेक्टर इज m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो क्योंकि दोनों पार्टिकल्स की स्पीड 0 है तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी होगी 0, यानी सेंटर ऑफ मास होगा रेस्ट में। यदि वो पार्टिकल्स इनिशियली रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास भी होगा रेस्ट में। फिर आगे बोला इनके बीच एक्ट करता है म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हो सकता है इन पार्टिकल्स पर हो ऑपोजिट चार्जेस और उन चार्जेस की वजह से दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और दोनों पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। एक इंस्टेंट t पर मान लो, जैसा बोला है क्वेश्चन में कि a की स्पीड है v और उस इंस्टेंट पर ही b की स्पीड है 2v। तो इनकी स्पीड्स हो गई। हमको बताना क्या है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दिस इंस्टेंट। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब आपने पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला उसमें आपने देखा होगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहां सोचें, क्या एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पर? तो एक्सटर्नल फोर्स तो एब्सेंट है। ये जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे पर लगाएंगे, वो तो सिस्टम के अंदर के फोर्सेस हैं। और सिस्टम के अंदर के फोर्सेस हैं मतलब इंटरनल फोर्सेस हैं। और एक्सटर्नल फोर्स 0 है और एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा 0। तो जैसा आपने न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन यदि 0 है तो क्या होता है, पार्टिकल की स्पीड यदि पहले 0 थी तो अब भी वो 0 रहेगी। सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0, यानी यदि सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था तो अभी भी वो रेस्ट में ही बना रहेगा। यानी थ्योरी के बेसिस पर ही इसको आंसर करना था हमें, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था तो अब भी वो कैसा होगा, रेस्ट में। आगे ये पूछ सकते थे कि पार्टिकल्स कहाँ मीट होंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ मीट होंगे, सेंटर ऑफ मास पर मीट होंगे। तो यदि एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो फिर ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्टली आपको टिक कर देना है 0। क्या बोला है, 3 आइडेंटिकल masses आर kept at the corners of an equilateral triangle ABC. A moves towards B with velocity v, B moves towards C with velocity v, and C moves towards A with same velocity v. Then the velocity of the center of mass of the system of particles is. तो क्या है सिचुएशन, 3 पार्टिकल्स हैं जो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर केप्ट हैं। केप्ट होने का मतलब क्या है, वो रेस्ट में है। तो ये हैं वो 3 पार्टिकल्स। और फिर क्या होता है, ये पार्टिकल ए बी की तरफ
स्पीड या वेलोसिटी v से मूव करने लगता है b c की तरफ with velocity v and c move towards a with velocity v। तो इसको भी हम थ्योरी से ही सॉल्व कर देंगे। इनिशियली यदि सिस्टम रेस्ट में है तो जब ये मूव करने लगेंगे तब भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही रहेगी। यदि वो पहले रेस्ट में था तो अब भी वो कैसा रहेगा, रेस्ट में, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, जीरो। तो ज्यादा सोचेंगे नहीं, आंसर इसका जीरो होगा। और कहाँ मीट होंगे ये पूछा होगा, तो ये पार्टिकल्स मीट होंगे एट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां मीडियंस मीट होते हैं। A bomb moving in a parabolic path explodes into two fragments of equal masses. The acceleration of the center of mass of the fragments when both are in air is equal to। तो एक बॉम्ब है, मान लेते हैं कि पहले वो एक्सप्लोड नहीं होता, यहां पर उसको ड्रॉ करते हैं। तो यह है वो बॉम्ब, मान लो उसका मास है m, और यदि वो एक्सप्लोड नहीं होता तो उसकी मोशन कैसी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन, और यहां वो लैंड करेगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो उसको स्फेरिकल मान लें बॉम्ब को, तो उसके सेंटर पर फोर्स कितना उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा mg, मतलब इस बॉम्ब का एक्सेलरेशन होगा g डाउनवर्ड्स, यदि वो एक्सप्लोड नहीं होता है तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। और हम जानते हैं एफ एक्सटर्नल किसी सिस्टम या रिजिड बॉडी के लिए वो क्या होता है, मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रिजिड बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना है, पहले यदि वो एक्सप्लोड नहीं होता तो वो है g के बराबर। पर यहां बोला है कि ड्यूरिंग इट्स मोशन वो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और इक्वल मासेस के दो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। तो एक बात दिमाग में ये आनी चाहिए कि एक्सप्लोजन में जो फोर्सेस होते हैं, एक्सप्लोजन के जो फोर्सेस होंगे वो होंगे इंटरनल फोर्सेस, यानी एक्सटर्नल फोर्स पहले भी mg था और अभी भी कितना है, mg। एक्सप्लोजन के फोर्सेस हैं इंटरनल, मतलब सिस्टम के अंदर के फोर्सेस। और यदि वो इंटरनल है, एक्सटर्नल अभी भी कितना है, mg, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज स्टिल g। तो उसका एक्सेलरेशन अभी भी कितना होगा, g के बराबर, जब तक कि वो फ्रैगमेंट्स हवा में रहते हैं। एज लॉन्ग एज द फ्रैगमेंट्स आर इन एयर, तब एक्सेलरेशन पहले भी g था। यदि वो बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता और यदि एक्सप्लोड हो भी गया तो एक्सप्लोजन के फोर्सेस हैं इंटरनल, एक्सटर्नल फोर्स इज स्टिल mg, यानी एक्सेलरेशन इज स्टिल g। तो सेंटर ऑफ मास की मोशन भी अनअफेक्टेड रहेगी, क्योंकि उसकी मोशन को अफेक्ट कर सकता है सेंटर ऑफ मास की कौन, एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स जैसा पहले था वैसा ही अभी है, उसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा और उसकी जो मोशन होगी सेंटर ऑफ मास की वो भी अनअफेक्टेड रहेगी। यानी बॉम्ब यदि एक्सप्लोड हो भी गया तो उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर लैंड करेगा, भले ही फ्रैगमेंट्स कहीं भी जाकर गिरे। हो सकता है एक फ्रैगमेंट यहां आकर लैंड हो, दूसरा फ्रैगमेंट हो सकता है यहां आकर लैंड हो, ऐसा भी क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। पर सेंटर ऑफ मास यदि पहले यहां था तो अभी भी वो यहीं पर लैंड करेगा जब तक कि वो फ्रैगमेंट्स हवा में रहते हैं। इसका आंसर है जी। तो ये भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो इतना सब सोचना नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हो इसलिए ये सब हम इतना डिस्कशन करते हैं। अदरवाइज पिछले तीनों क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन भी या इसके पहले के ये दोनों क्वेश्चंस भी, जैसे ही आप उसे रीड करेंगे, पर बहुत सावधानी से रीड करना है। जैसे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो डायरेक्ट आप यहां पहुंच सकते हैं। इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था और फोर्सेस थे म्यूचुअल, मतलब इंटरनल फोर्सेस तो एक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अभी भी जीरो है। पहले यदि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो अभी भी वो रेस्ट में रहेगा, आंसर इसका जीरो होगा। ऐसा ही इसमें करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपने रिलेटिव मोशन में भी पढ़ा हुआ है कि पार्टिकल्स कहाँ मीट होंगे, तो वो भी याद रखें कि सेंटर ऑफ मास पर वो मीट होगा। और यही हाल इस क्वेश्चन का भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बोल रहे हैं? शेल इज थ्रोन वर्टिकली अप, द शेल एट द हाईएस्ट पॉइंट एक्सप्लोड्स इनटू टू इक्वल फ्रैगमेंट्स, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू फ्रैगमेंट्स। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अब क्या किया है, उस बॉम्ब को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। पहले मान लेते हैं कि वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक नहीं होता, तो होगा क्या, ये बॉम्ब ऊपर जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है, और मैक्सिमम हाइट पर जाकर मोमेंटरीली आएगा रेस्ट में, इसकी स्पीड हो जाएगी 0, और फिर वापस लौट आएगा, यहां आकर गिर जाएगा, यदि बीच में कहीं वो एक्सप्लोड नहीं होता। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा सेंटर पर, और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, mg, यानी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना है, g। और अब यदि बीच रास्ते में कहीं वो ब्रेक भी होता है, एक्सप्लोड भी होता है, तो फिर वही दिमाग में लाएंगे कि एक्सप्लोजन के फोर्सेस तो इंटरनल फोर्सेस हैं, और उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास की मोशन अनअफेक्टेड रहेगी। तो वो फ्रैगमेंट्स भले ही इधर उधर गिर जाएं मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हो सकता है एक फ्रैगमेंट यहां आकर गिरे, दूसरा फ्रैगमेंट इधर आकर गिर जाए, पर सेंटर ऑफ मास तो अभी भी वैसी ही मोशन करेगा जैसे कि वो पहले कर रहा था। तो ऊपर जाएगा सेंटर ऑफ मास, रेस्ट में आएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा, तो फॉल्स डाउन विद 0 इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो ये सब थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, पर बहुत केयरफुली आपको पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को और आंसर करना चाहिए। थ्योरी का क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होता है देन अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, बॉल ऑफ मास 3m rolls from rest on a smooth flat table towards another ball of mass 2m at rest with a constant velocity 5 meter per second. When the two balls are separated by a distance 6 meter, the position of center of mass from the mass 3m is। एक बॉल है जिसका मास है 3m और दूसरी बॉल है 2m मास की। दूसरी बॉल ये है, 2m मास है उसका, और क्या बोला है, एट रेस्ट। ये बॉल तो रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, इनिशियली दोनों रेस्ट में है, तो कहीं बीच में इसका होगा सेंटर ऑफ मास। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो 3m मास की बॉल थी वो कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव करने लगी, और किसी इंस्टेंट पर इनके बीच की सेपरेशन है 6 मीटर ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉल ऑफ मास 3m। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है, यदि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो वो अभी भी रेस्ट में रहेगा, तो हमको बताना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3m। इस इंस्टेंट पर 3m से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होगी। तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, तो बस सीधे हमको क्या कर देना है, हमको चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम 3m, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, मतलब 5m इंटू, जब इससे डिस्टेंस निकालते हैं सेंटर ऑफ मास की तो इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो m कैंसिल, 12/5, 12/5 मतलब 2.4 मीटर फ्रॉम 3m। अब यहां पर कई बार मिस्टेक होती है बच्चों से कि वो इससे पूछ लेंगे तो फिर हमको 6 में से उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना याद रखें। इसमें तो नहीं है हालांकि वो आंसर, पर हो सकता है इससे पूछ लें डिस्टेंस, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, वन पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड द अदर पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेशन a, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ। तो ये फॉर्मूला यहां लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, पहले पार्टिकल का मास उसका एक्सेलरेशन, दूसरे पार्टिकल का मास उसका एक्सेलरेशन अपॉन टोटल मास, यही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला, एक पार्टिकल रेस्ट में है, और यदि वो रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन तो 0 होगा। मान लेते हैं पार्टिकल 1 रेस्ट में है, तो यहां तो आएगा 0। यहां क्या होगा, दोनों पार्टिकल्स कैसे हैं, आइडेंटिकल, दोनों का मास m सपोज कर लें, तो यहां आएगा m और उसका एक्सेलरेशन a अपॉन टोटल मास, तो m कैंसल आउट होकर ये आ गया a/2, एंड सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन,
क्या बोल रहे हैं? द वेलोसिटीज ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 20 ग्राम, 30 ग्राम एंड 50 ग्राम आर 10i, 10j, 10k respectively. The velocity of the center of mass of 3 particles is velocity of center of mass VCM vector is equal to m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus m3 v3 vector अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 20 प्लस 30 50 प्लस 50 मतलब 100 ग्राम। उसको किलोग्राम में बदलने की जरूरत नहीं है। तो 100 ग्राम ये नीचे हो गया। अब यहाँ क्या होगा? m1 v1, m1 इज 20 ग्राम और उसकी वेलोसिटी है 10 मतलब 200 आई कैप, 200 आई कैप वो यहाँ आएगा प्लस फिर क्या होगा? 30 इंटू 10 जे यानी 300 जे कैप प्लस 50 इंटू 10 मतलब 500, 500 के और 100 से इन सबको डिवाइड कर दें। ये तो जी ग्राम का है, ध्यान देंगे। तो यहाँ क्या आएगा? 2i, यहाँ क्या आएगा? 3j और यहाँ क्या आएगा? 5k। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2i प्लस 3j प्लस 5k, आंसर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? टू बॉडीज ऑफ masses 5 and 3 kg आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विथ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली then the velocity of center of mass is। तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, VCM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। पर इसको ड्रॉ कर लेना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। एक मास है 5 kg का और वो मूव कर रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। और दूसरा पार्टिकल है 3 kg and it is moving with velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। पर कैसी है वो वेलोसिटी? ऑपोजिट बोला हुआ है, टूवर्ड्स ईच अदर। अब क्या करेंगे? किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव रिगार्ड कर लेंगे, ये भूलना नहीं है। मान लो इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव रिगार्ड कर लिया। फॉर्मूला जब आप लगाएंगे VCM आएगा साइन के साथ, तब आप बता पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास टूवर्ड्स 5 kg है या टूवर्ड्स 3 kg है। तो बस आराम से सॉल्व हो जाएगा। VCM निकालें। VCM बराबर m1 v1 5 इंटू 2 और ये कैसा होगा? पॉजिटिव यानी 10 पॉजिटिव साइन के साथ। आप चाहो तो इसमें वेक्टर साइन भी डाल सकते हो, पर वन डायमेंशन में डायरेक्शन का काम तो प्लस माइनस साइन कर देता है। तो है ये वेक्टर फॉर्म में ही, साइन जो है वो वेक्टर्स का काम कर रहे हैं। तो बस यहाँ डाला आपने 10, यहाँ कितना होगा? -12 अपॉन टोटल मास यानी कितना? 8। तो क्या आया आंसर? -2/8 -1/4 मतलब -0.25। और ये आंसर आएगा किस में? आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में। और माइनस साइन क्या बतला रहा है? माइनस बता रहा है कि इस तरफ यानी टूवर्ड्स 5 kg। तो 0.25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स 5 kg एंड सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। Two particles each of the same mass move due north and due east respectively with the same velocity v. The magnitude and direction of the velocity of center of mass is। तो यहां पर बोला जाना चाहिए था सेम स्पीड। टू पार्टिकल सिस्टम है, उसमें से एक पार्टिकल मूव करता है ड्यू ईस्ट विथ स्पीड v और दूसरा पार्टिकल ड्यू नॉर्थ विथ स्पीड v। दोनों के मासेस हैं सेम। हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो पहले तो डायरेक्शंस डिसाइड कर लेते हैं। ये मान लेते हैं यह है नॉर्थ और यह है ईस्ट, और ईस्ट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप लिख लेते हैं और नॉर्थ डायरेक्शन का जे कैप। अब यहाँ वेलोसिटी शो करते हैं उन पार्टिकल्स की, दोनों का मास सेम है ना। तो ये हो गया एक मास और मान लो ये उसकी वेलोसिटी, मास m, और दूसरा मास वो भी m है और उसकी वेलोसिटी ये हमने शो कर दी। अब हमको फॉर्मूला क्या लगा देना है? वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वो क्या होगी?
m इंटू v वेक्टर। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, इसकी स्पीड v और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, मतलब क्या लिखें यहाँ, जे कैप प्लस एम वी, इसी तरह से इसको लिख लेंगे एम वी आई कैप अपॉन टोटल मास, मतलब 2m, यानी क्या आ गया v/2 और अंदर लिख देते हैं आई कैप प्लस जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेक्टर फॉर्म में। अब इसका हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर VCM का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, इसको तो अलग कर दें हम, v/2 को स्केलर है ये, फिर i और j के कोएफिशिएंट्स लेंगे, दोनों 1 1 है, दोनों की स्क्वेयरिंग की, एडिशन किया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब यहां आने लगेगा √2, यानी v अपॉन √2। तो ये तो आ गया उसका मैग्नीट्यूड, तो यही आंसर होगा, एक ही में है ये, v अपॉन √2, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब उसकी डायरेक्शन निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का डायरेक्शन वो कैसे आएगा, तो यहां या फिर यहीं से आप कर सकते हैं, आएगा कितना VCM, यहां कहीं होगा वो VCM, ठीक है, इधर उसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा v/2, इधर भी कंपोनेंट होगा v/2, ये है VCM वेक्टर, ठीक है, ये एंगल हमको बताना होगा, तो tan अल्फा ले लेंगे, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज v/2, also base is v/2, तो tan अल्फा इज 1 एंड सो अल्फा कम्स आउट टू बी 45, और 45 मतलब ये लाइन, और ये क्या हुआ डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, तो ये जस्टिफाई हो गया, v अपॉन √2 is the magnitude of velocity of center of mass and its direction is northeast। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ masses 1 kg and 3 kg are at 2i 5j plus 13k meter and -6i plus 4j minus 2k meter, then the instantaneous position of the center of mass is। तो ये तो पहले का क्वेश्चन आ गया अचानक से, कोई बात नहीं, आप जानते हैं RCM हमको चाहिए, तो RCM वेक्टर ये होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, टू पार्टिकल सिस्टम है, ये दो टर्म्स आएंगी, नीचे आएगा टोटल मास m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 1 kg, तो 1 kg इंटू ये, और यहां होगा 3 इंटू दिस, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -18 आई कैप ये आएगा, प्लस 12j -6k ये आएगा, और इसके पहले इसको लिख देते हैं प्लस 13k 5j, और यहां लिख देते हैं 2i, तो ये न्यूमरेटर बन गया ये, और डिनोमिनेटर में क्या होगा टोटल मास, मतलब वो हो गया 4, और ऊपर क्या करें आई वालों को अलग करें, 2i -18i, यानी वो कितना हुआ -16i, फिर जे वाले देखें 5 और 12 यानी 17, 17j, और फिर प्लस 13 -6 यानी वो हो गया +7, और 4 से इसको डिवाइड कर दें, या फिर ऐसा लिख दें 1/4 इंटू -16i कैप प्लस 17j प्लस 7k कैप, तो ये इसका आंसर होगा 1/4 -16 प्लस 17 प्लस 7k मीटर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, टू skaters A and B weighing 40 and 60 kg respectively stand facing each other 5 meter apart. If they pull a light rope stretched between them, then they meet। तो थ्योरी क्या लगेगी इसमें, यह 40 kg का एक स्केटर और ये दूसरा कितने का है 60 kg, तो ए बी, अब यदि इन दोनों पर्सन्स और रोप को मिलकर हमारा हम सिस्टम सपोज कर लें, दोनों को मिलकर एक सिस्टम सपोज कर लें, तो रस्सी को जब वो खींचेंगे तो फोर्सेस हो जाएंगे इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, और एक्सटर्नल फोर्स यदि एब्सेंट है, इनिशियली जब वो रस्सी को नहीं खींच रहे थे
तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहां था और कैसा था रेस्ट में, तो अभी भी वो कैसा रहेगा, यहीं रहेगा और रेस्ट में ही बना रहेगा। हमसे पूछा है कि वो कहाँ मीट होंगे, तो वो मीट होंगे सेंटर ऑफ मास पर, क्योंकि उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। जब दोनों यहां रीच कर जाएंगे सेंटर ऑफ मास पर, तो भी सेंटर ऑफ मास यहीं बना रहेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट, initial velocity of center of mass is zero, and it remains zero because the forces exerted by the persons on the rope and by the rope on the persons are internal. तो they will meet at center of mass. तो इसको भी हमेशा के लिए याद रख लें, फिर वहां पर सोचेंगे नहीं कहाँ मीट होंगे, तो आप तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता दो। तो इसको निकालते हैं हम फ्रॉम ए से कितनी होगी, ए से जब निकालना है आपको, ए इज पोजीशन ऑफ पर्सन ऑफ मास 40 केजी, उससे निकालना है, उसको एक्स ए लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 5 मीटर जो इनिशियल थी उनके बीच की, 5 अपॉन टोटल मास यानी 100 इंटू मास ऑफ अदर। जब इससे निकाल रहे हैं डिस्टेंस तो 60 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 6 पंचे 30 यानी 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर ए से, तो बी से कितना होगा 2 मीटर, तो 3 मीटर फ्रॉम ए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो इसको भी एग्जाम में आने पर बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम तो उसका सेंटर ऑफ मास निकाल कर बतला देंगे। अगला क्वेश्चन 52, two persons of masses m2m are standing on a horizontal smooth surface of ice. They are initially separated by distance d. They are pulling each other holding a rope. They meet at a distance. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। अब पर्सन्स के मासेस दे रखे हैं m और 2m, m2m उनके मासेस हो गए, सेपरेशन उनके बीच की है d, हमको सेंटर ऑफ मास बता देना है बस। और कहां से बताना है, हेवियर लाइटर दोनों से ही पता करना पड़ेगा। तो पहले लाइटर से पता करते हैं, लाइटर पर्सन से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर, मतलब कितना हो जाएगा ये, m कैंसिल, 2d/3, 2d/3 फ्रॉम 2d/3 फ्रॉम लाइटर पर्सन, तो ये तो हो नहीं सकता है। और ये कितना होगा हेवियर वाले से, यदि ये है 2d/3 तो ये होगा d/3, तो d/3 फ्रॉम हेवियर पर्सन मस्ट बी द करेक्ट आंसर, आंसर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, टू बॉडीज ऑफ मासेस 5 kg 3 kg आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद 2 and 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मासेस। तो फॉर्मूला अब याद है आपको, VCM बराबर, और ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम छोटा सा एक बना लें तो अच्छा होगा, गलती नहीं होगी। यह 5 kg मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, द सेकेंड मास इज 3 kg मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और किसी एक डायरेक्शन को सपोज कर लें पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आता है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 पर हम जानते हैं वन डायमेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव साइन विल टेक केयर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज। तो इसको हमने प्लस मान लिया, तो ये हुआ 10, फिर ये कितना होगा, ये होगा 12, 10 माइनस 12 अपॉन 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -4 ये कितना हो जाएगा 10, ये हुआ 12, यानी यहाँ 2 आएगा, 2/8 यानी -1/4, -1/4 मतलब -0.25, -0.25 मीटर पर सेकेंड, और किस तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव आया है ना, टूवर्ड्स 5 kg, 0.25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स 5 kg। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो कई सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं इसमें, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। तो बिल्कुल ऐसे के ही ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं कई बार, तो आपका समय बचेगा। ये प्रैक्टिस करना ही इसीलिए है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद रहें, या तरीके याद रहें, वो मेथड्स याद रहें, तो आपका वहाँ टाइम सेव होगा। और वो जो कॉम्पेंडियम आपको दिया हुआ है वो भी आपको रेफर करते जाना है। ऐसा ही हर टॉपिक का, हर चैप्टर का आपके पास में कॉम्पेंडियम होना चाहिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। अगला क्वेश्चन, टू स्फीयर्स ऑफ मासेस 4 and 8 kg आर मूविंग with velocity 2 and 3 away from each other along the same line.
तो अब ये अवे जा रहे हैं, एक 4 kg है और दूसरा क्या है, दूसरा है 8 kg। 8 kg और 4 kg के दो मासेस किस तरह मूव कर रहे हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर। 4 इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड 8 is moving with 3 meter per second towards each other वाला क्वेश्चन अभी किया था, ये है away from each other on the same line, the velocity of center of mass is। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं और VCM का फॉर्मूला लगा देते हैं, M1 V1, तो ये होगा -8 ड्यू टू डायरेक्शन, इसको लेंगे माइनस साइन के साथ, -8 + 24 अपॉन टोटल मास यानी 12, और 24 में से 8 गए मतलब 16 बचे, 16/12 यानी 4/3, 4/3। और पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब टूवर्ड्स 8 या टूवर्ड्स सेकंड स्फीयर, ये सेकंड बोला हुआ है तो टूवर्ड्स सेकंड, 4/3 टूवर्ड्स सेकंड स्फीयर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, a shell is projected from a level ground with a velocity of 20 meter per second at 45 degree to the horizontal. When the shell is at the highest point, it breaks into two equal fragments. One of the fragments, whose initial velocity after the explosion is 0, falls vertically downward. At what distance from the point of projection does the other fragment fall? Take g equals to 10 meter per second square. तो ऐसा क्वेश्चन हम थ्योरी में अभी अभी कर चुके हैं। मान लो यह है वो शेल, उसका मास है m और यह है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हमसे बोला है कि उसको प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल से 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 उसको फेंका, और अभी मान लेते हैं कि वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक नहीं होता। और फ्रैगमेंट्स में यदि ब्रेक नहीं होगा वो शेल, तो क्या होगा, ऐसी होगी उसकी ट्रेजेक्टरी, सेंटर ऑफ मास यहां पर लैंड करेगा। तो ये होगा सेंटर ऑफ मास उस शेल का, यदि वो शेल ब्रेक नहीं होता, एक्सप्लोड नहीं होता। पर हुआ क्या है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो हाईएस्ट पॉइंट पर ब्रेक होता है, यहां पर वो ब्रेक होता है, और उसमें से एक फ्रैगमेंट उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, और 0 हो गई वेलोसिटी तो इस तरह से फॉल होकर यहां पर लैंड करेगा। जो ग्रीन से दिखाया है पहला फ्रैगमेंट, हमको बताना है दूसरा फ्रैगमेंट कहां पर गिरेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहां से दूसरे फ्रैगमेंट की हमको चाहिए डिस्टेंस। तो पहले निकाल लेते हैं रेंज। जब वो एक्सप्लोड नहीं होता, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक नहीं होता शेल, तब रेंज कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, u² sin 2θ/g। u is given to be 20, तो ये हो जाएगा 400, थीटा इज 45, तो ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 इज 1, और g की वैल्यू 10 डाल दें तो ये हो गया 40। तो रेंज होगी 40 मीटर के बराबर। तो ये है उसकी रेंज 40 मीटर। यहां आकर वो गिरता यदि वो शेल ब्रेक नहीं होता, और ब्रेक होगा तो क्या होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स फिर भी कितना रहेगा, mg, यानी एक्सेलरेशन अभी भी सेंटर ऑफ मास का g रहेगा, क्योंकि जो एक्सप्लोजन के फोर्सेस हैं वो तो इंटरनल फोर्सेस हैं, तो उसकी मोशन अनअफेक्टेड रहेगी। एक यदि यहां गिरता है तो दूसरा हम मान लेते हैं कि इस तरफ आकर गिरा, दूसरा फ्रेगमेंट, उसको यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि दूसरा फ्रेगमेंट ये वाला, ये आकर यहां कहीं लैंड होता है। तो हमको यही डिस्टेंस बतलानी है, इसको x मान लेते हैं। ये सेंटर ऑफ मास फिर भी रहेगा, ये पहला फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट, सेंटर ऑफ मास इज स्टिल एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसको हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये हम बतला सकते हैं ये कितना है, ये हाफ ऑफ रेंज है, मतलब दिस इज 20 मीटर। तो ये 20 मीटर पता हो गया। दोनों फ्रेगमेंट्स के मासेस कैसे हैं, मासेस हैं इक्वल, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंसेस भी कैसी होंगी, इक्वल। ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, टू पार्टिकल सिस्टम से याद लाएं, तो ये 20 है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा 20, और हमको बताना है डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि इसमें तो 20 आंसर है ही नहीं।
20 होगा तो जल्दबाजी में 20 टिक नहीं कर देंगे, हमको बताना थी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से सेकेंड फ्रेगमेंट की डिस्टेंस। तो ये 20 है, दिस इज 40 एंड सो आवर आंसर वुड बी 60 मीटर। पर इसमें थ्योरी क्या लग रही है उस पर ध्यान देंगे। एग्जाम में यदि आता है तो फिर इतना सोचना नहीं है ज्यादा, वो आपको याद रहेगा कि वो एक्सप्लोजन के फोर्सेस जो हैं वो इंटरनल हैं, तो सेंटर ऑफ मास की मोशन जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी रहेगी। हाल फिलहाल आंसर है 60। और इस बात पर भी ध्यान देंगे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस पूछा हुआ है, यहां पर मिस्टेक हो सकती है। ये तो कोई अच्छा पर्सन है एग्जामिनर, इसलिए उसने वो आंसर नहीं रखा है इसमें। कितना वो आया था हमारा 20, तो 20 यदि दिया होता, एक तो हमको भरोसा ही नहीं होता कि ये 20 है तो वो पता नहीं क्या होगा, कुछ अलग होगा। यदि यहाँ ध्यान नहीं जाता है कि मासेस इक्वल है, तो कोई बात नहीं, आंसर इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, शेल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ लेवल ग्राउंड हैज अ रेंज आर। तो एक शेल है जिसकी रेंज बताई हुई है, मतलब एक्सप्लोड नहीं होता, यहां आकर लैंड होता है। इफ इट डिड नॉट एक्सप्लोड तो वो रेंज है उसकी आर के बराबर, ये दे रखी है आर, रेंज इज आर। At the highest point, the shell explodes into two fragments having masses in the ratio 1:3, with each fragment moving horizontally immediately after the explosion. If the lighter fragment falls at a distance r from the point of projection behind the point of projection, and the distance at which the other fragment falls from the point of projection is. तो जो थ्योरी लग रही है वो तो दिमाग में आपके चलना ही चाहिए। अब हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास तो यही होगा, भले ही वो टुकड़ों में ब्रेक हो गया। यहां पर क्या बोला है उसने, कहां पर वो एक्सप्लोड होता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहां पर एक्सप्लोड हुआ वो शेल, और उसमें का एक फ्रैगमेंट वो आकर गिरता है इधर ऑपोजिट साइड में, कितनी दूर, आर दूर, ऐसा बोला हुआ है। वो लाइटर है कि हेवियर है, क्या बोला था इसने, इफ द लाइटर फ्रैगमेंट फॉल्स एट अ डिस्टेंस आर, यहां लाइटर वाला मतलब 1:3 रेशो दिया है, तो आप उसको मान सकते हो m 3m, ऐसा भी मान सकते हैं, इसको मान लें m 1:m, लाइटर वाला। तो हमको बतलाना क्या है कि दूसरा फ्रैगमेंट मतलब हेवियर वाला कहाँ गिरेगा। तो सेंटर ऑफ मास से लाइटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r। सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा सिस्टम का, दूसरा फ्रैगमेंट इस तरफ कहीं गिरेगा, ये येलो वाला, और ये डिस्टेंस हमको बतानी है। मास कितना होगा उसका मास होगा 3m। तो बस क्या करेंगे, हम मासेस रख लेते हैं m और 3m, और हमें पता है डिस्टेंसेस इनवर्स प्रोपोर्शन में होती हैं। हेवियर वाले से करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो हमें फाइंड करनी है वो यहाँ आएगी, और लाइटर वाले की यहाँ पर आएगी। तो लाइटर वाले की डिस्टेंस कितनी रख ली हमने, 2r। तो m कैंसिल आउट, तो x विल बी 2r/3, x इज 2r/3। पर पूछा कहां से ये देख लें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से उसकी डिस्टेंस पूछी है, मिला तो हमको ये है, ये हमने फाइंड आउट किया है, विच इज 2r/3। तो यहां मिस्टेक हो सकती है, डोंट टिक 2r/3, द डिस्टेंस इज आस्क्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सो वी हैव टू ऐड r विद दिस। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, r प्लस 2r/3, this must be the answer, and so our answer is 5r/3, and so option 2 is correct। तो ये दोनों क्वेश्चंस, ये वाला और इससे पिछला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को अच्छे से आपको करके जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे, two blocks of masses 2 kg and 1 kg respectively are tied to the ends of a string which passes over a light frictionless pulley। तो ये अरेंजमेंट आपका देखा हुआ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है इसको, यह है अटवुड मशीन। आगे बोल रहे हैं, द मासेस आर हेल्ड एट रेस्ट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड देन रिलीज्ड। इनिशियली दोनों ब्लॉक्स हैं रेस्ट में, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, और फिर सिस्टम को रिलीज किया है। द डिस्टेंस traversed by center of mass in 2 seconds is, take g equals to 10 meter per second square।
हमको चाहिए क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड्स। तो हमको चाहिए होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। यदि वो कांस्टेंट आया तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स में से कोई सी इक्वेशन यूज करके और फिर ये डिस्टेंस फाइंड आउट हम कर लेंगे। उसके पहले आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए एक्सेलरेशन का इस सिस्टम के। तो आपको याद होगा m2 माइनस m1। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये है m2 लार्जर मास और ये है m1। तो इनका एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में कॉमन होता है। आपने इसको सॉल्व किया हुआ है। एक फोर्स यहाँ आता है m2g, ये होगा टेंशन, इस पर फोर्स m1g और ये टेंशन, और ये ब्लॉक हेवियर वाला आएगा नीचे और लाइटर वाला ऊपर आएगा। कॉमन एक्सेलरेशन होगा, मैग्नीट्यूड में कॉमन, डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी। और वो कितना होता है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये होता है कॉमन एक्सेलरेशन। भूल जाएं, यदि याद आ जाएगा तो आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज आप पहले इक्वेशंस बनाओगे, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। इसके लिए क्या लिखोगे, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। फिर उनकी सॉल्विंग से ये आएगा एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में, और फिर आप निकालेंगे ACM। ACM, तो ACM में अब क्या करें, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव रिगार्ड कर लेते हैं। ये वाला ब्लॉक आएगा नीचे, ये ऊपर, ये डायरेक्शन हमने सपोज कर ली पॉजिटिव। ये हम कर रहे हैं एक्सेलरेशन को साइन देने के लिए, तो इसका साइन होगा प्लस, इसका साइन होगा माइनस। तो क्या आएगा, m2a पॉजिटिव माइनस m1a अपॉन m1 प्लस m2। क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, ये ACM वेक्टर इज इक्वल टू m2a2 वेक्टर प्लस m1a1 वेक्टर। पर वन डायमेंशन में प्लस माइनस साइन से काम चल जाता है, इसलिए वो वेक्टर साइन हट गए। तो ये आ गया हमारे पास में m1, ये m2 लिखना चाहिए, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और a। और a ऑलरेडी हमको मालूम है, ये है a। इसकी वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, a को हमने कॉमन किया है, a की वैल्यू जब डालेंगे तो यही क्वांटिटी ये भी है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू जी। तो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एग्जाम में यदि ये याद आ जाता है तो फट से ये याद आ जाएगा। और अब आप निकाल लो ACM और देखो कहीं वो वेरिएबल तो नहीं है, कांस्टेंट है, तो फिर अच्छा हो जाएगा। इक्वेशन लगा देंगे, ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, आंसर हमको मिल जाएगा। तो ACM कितना, तो m2 इज 2, m2 इज 2, m1 इज 1, नीचे आएगा 2 प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू जी इज 10। इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना हुआ, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये 1, ये कितना होगा 9, 3 स्क्वायर इज 9, तो 10 बाय 9 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। एंड दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड सो वी कैन मेक यूज ऑफ इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। तो हम लगा देंगे यूजिंग S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करेंगे। बस यहां पर क्या हो जाएगा, ये ACM, ये UCM और ये SCM, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया था उसे, तो ये तो हो जाएगा 0। बचेगा इधर हाफ ACM, टाइम दे रखा है हमको कितना, 2 सेकेंड, तो हियर कम्स 4, यानी हुआ 40/18, यानी 20/9, 20/9, और 1/9 होता है 0.11 इंटू 20, ये हुआ 1.1 इंटू 2, दिस गिव्स 2.2 मीटर, एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग की हुई है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 and 4 आर कनेक्टेड बाई अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। एक मास है 10 kg का और दूसरा मास है 4 kg का, और आगे बोला एंड प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल
सरफेस। तो ये ब्लॉक है 4 kg और ये है 10 kg और ये हो गई वो स्प्रिंग। इस तरह का सिस्टम और इसे फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। एन इम्पल्स गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टू द हेवियर ब्लॉक। हेवियर मतलब ये, इसको किक किया, इम्पल्स दिया, कितनी वेलोसिटी इसे दे दी, 14 मीटर पर सेकेंड पर। क्योंकि वो इम्पल्स है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगाया होगा, तो इसका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं क्योंकि ये स्प्रिंग लगी हुई है बीच में, यानी इसकी वेलोसिटी तो जीरो ही बनी रहेगी। इसकी वेलोसिटी फिर भी जीरो रहेगी। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो VCM इज इक्वल टू, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ही काम कर रहा है, तो 10 into 14 प्लस इसका मास तो 4 है पर वेलोसिटी 0 है, अपॉन टोटल मास विच इज 14। 14 कैंसल आउट हो गया इधर, तो ये मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख के आपको जाना चाहिए। 58 का आंसर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। Two blocks of equal mass are tied with a light string which passes over a massless pulley as shown in figure. The magnitude of acceleration of center of mass of both the blocks is. Neglect friction everywhere. तो ये आपने देखा हुआ है ऐसा प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, इसे कहते हैं डबल इंक्लाइंड। अब इस क्वेश्चन में इक्वल मासेस हैं इन दोनों ब्लॉक्स के, मान लेते हैं मासेस हैं m। तो डाउनवर्ड्स फोर्स इस पर कितना आएगा, इस ब्लॉक पर वो आएगा mg sin 60, mg sin 60, mg sin 60। ये डाउनवर्ड्स फोर्स अनबैलेंस्ड, इधर होगा टेंशन T, वही रोप यहाँ है तो इस पर यहाँ आएगा टेंशन, और इस पर डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, मास इसका भी m है, तो ये होगा mg sin 30। अब mg sin 60 और mg sin 30 ही होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। उनमें से ये फोर्स होगा लार्जर, इसका मतलब ये डाउनवर्ड्स आएगा ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक अपवर्ड्स। मान लो एक्सेलरेशन a से ये नीचे आता है और ये जाता है ऊपर, तो इस a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दो इक्वेशंस बनाएंगे। यहां क्या लिखेंगे, mg sin 60, mg sin 60 माइनस टेंशन T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब ma। ये इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है। उस वाले ब्लॉक की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T माइनस mg sin 30, mg sin 30 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ma। अब ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, T कैंसिल आउट, इधर mg ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा sin 60 विच इज √3/2 माइनस sin 30 इज हाफ, और इधर यहां आ जाएगा 2ma। तो ये m से m कैंसिल आउट होकर एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहां भी एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1, फिर ये 2 नीचे आएगा तो ये 4 बन गया, और ब्रैकेट के बाहर ये हो गया g। दिस इज a। अब हमको चाहिए है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या करेंगे, इन एक्सेलरेशंस को, दोनों ब्लॉक्स के जो एक्सेलरेशंस हैं उनको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए यहां हमने एक डायग्राम बनाया, यह है a, इसका एक्सेलरेशन। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन है अलोंग इंक्लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल से 60 पर इसको शो करना पड़ेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल मान लें, तो हॉरिजॉन्टल से 60 पर ये एक्सेलरेशन किस वाले ब्लॉक का, इसको बोल देते हैं ब्लॉक 1, इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, 1 का एक्सेलरेशन। तो चाहो तो आप इसको A1 बोल दो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है एक्सेलरेशंस की। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर ये एक्ट कर रहा है, और ये है एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में a, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना होगा वो a cos 60,
और एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो होगा a sin 60। ये पहले वाले की बात हो गई, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ, a1 कह देते हैं, a1 वेक्टर इक्वल्स टू a cos 60। cos 60 इज हाफ, और इसको x एक्सिस मान लें यदि, तो x की ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो माइनस आई कैप आएगा। मतलब क्या लिखना चाहिए मुझे, माइनस a/2 इंटू आई कैप। और इसको क्या लिखेंगे, a√3/2, और ये है y, तो ये y का नेगेटिव साइड है, यानी माइनस a√3/2 टाइम्स j कैप। तो ये a1 की कहानी खत्म। अब a2 की बात करते हैं, a2 की बात करते हैं, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2। तो a2 कैसा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर ऊपर इधर है वो, उसका भी मैग्नीट्यूड तो a है, और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा, क्या लिखें उसे, a cos 30, और एक कंपोनेंट इधर आएगा a sin 30। इसको a2 भी कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहे हैं, दोनों के एक्सेलरेशंस। a2 वेक्टर कितना होगा, a2 वेक्टर विल बी a cos 30, a√3/2, a√3/2 आई कैप विद माइनस साइन, है ना, माइनस आई कैप। और ये होगा पॉजिटिव a/2 प्लस a/2 जे कैप। ये आ गया एक्सेलरेशंस। अब एक्सेलरेशन तो हमें चाहिए सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का, तो ACM वाला फॉर्मूला लगना है, ACM वेक्टर, पहले वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा मास, मास इंटू ये एक्सेलरेशन। तो क्या लिखें, आप बोलें तो पूरा लिख देते हैं, ma/2 आई कैप माइनस ma√3/2 प्लस, इसमें भी m का मल्टीप्लीकेशन होगा। ये मैंने क्या लिखा है, m1a1, अब लिखना है m2a2, मतलब माइनस ma√3, पर यहाँ एक गलती मैं कर रहा हूँ, वो ये कि यहाँ आएगा j कैप, ठीक है, वो जरूर लिखना है डायरेक्शन की वजह से। फिर ma√3/2 आई कैप, और ये चौथी टर्म a/2 j कैप। और डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में आएगा टोटल मास, टोटल मास इज 2m, तो उसमें से ये m, हर m को कैंसिल कर देगा, सब तरफ से m कैंसिल आउट हो गया। और दो आएगा एलसीएम, सब में देख रहे हैं आप, दो आएगा एलसीएम, तो वो बन जाएगा 4 नीचे, ठीक है। फिर ये आई वाला है, और कौन है, ये है आई वाला। तो क्या बचेगा, इसमें से भी a यदि कॉमन कर दें, माइनस a कॉमन कर लें, मान लो माइनस a कॉमन कर लें इसमें से और इसमें से, तो क्या बचेगा, 1 + √3 इंटू आई कैप। और ये j वाला है, उसमें से ये पॉजिटिव है, ध्यान देंगे, उसमें से भी a बाहर कर लेते हैं, तो बचेगा 1 1 माइनस, ये है माइनस साइन, माइनस √3 टाइम्स j कैप। बहुत लंबी है कहानी। अब इसका निकालना है हमको मॉड्यूलस, ACM का मॉड्यूलस, और ये आएगा किसमें, a की टर्म्स में, और a हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, उसके सब्सटीट्यूशन के बाद फाइनल आंसर आएगा। तो अब देखो यहाँ a/4 और यहाँ भी a/4, तो a/4 तो बाहर लिख दें, और फिर रूट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का एडिशन। तो कहाँ लिखें इसे, यहाँ लिख देते हैं, ACM का मैग्नीट्यूड, a/4 तो अलग लिख दिया, उसके अलावा फिर इसका स्क्वायर करें, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 + √3 स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², और फिर इसका स्क्वेयरिंग करेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये कैंसिल, 3 और 3 6 और 2 8, और 8 मतलब 2√2, 2a√2/4। तो ये 2 से ये 2 बार कैंसिल,
और फिर 1/√2, 1/√a/√2, और a का यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है तो आंसर आ जाएगा। मतलब फाइनल जो आंसर है ACM, अब इसी में मैं लिख देता हूं, ACM कितना आया है हमारे पास में, a/√2। तो बस यहां पर और एक √2 शामिल हो जाएगा, तो √3 - 1/4√2 इंटू जी। अब एक बात मुझे आपको ये कहनी है कि ये जो प्रॉब्लम है ये नीट में आने की पॉसिबिलिटी तो बहुत 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 कम है। ये क्वेश्चन जेई मेन में जरूर आ सकता है, और एडवांस का तो कोई कुछ बतला नहीं सकता, वहां भी आ ही सकता है। तो हो सके तो जेई मेन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मेन के एस्पायरेंट्स हैं, उनको इसको याद ही कर लेना चाहिए। यदि कोई चेंज आया भी तो क्या आएगा, बस एंगल्स का चेंज आएगा। एंगल्स को अच्छे से देख लेना, ये 60 है वो 30 है, दोनों के मास इक्वल हैं, तो ये उसका आंसर होगा। हो सके तो इसको याद रखें या फॉर्मूला डायरी में लिख कर रख दें। स्टैंडर्ड एक प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, मैन ऑफ 50 kg स्टैंडिंग एट वन एंड ऑन अ बोट ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड मास 200 kg। तो 200 किलोग्राम की एक बोट है, और बोट है तो पानी की सरफेस पर ही है, बताने की जरूरत नहीं है। 200 किलोग्राम की ये बोट, और इसकी लेंथ है बोट की 25 मीटर, 25 मीटर। यह है बोट मैन प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम, इसका एक वीडियो जिसमें डिटेल में 40 मिनट में इस प्रॉब्लम को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अभी उतना वक्त हमारे पास नहीं है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में उतना सब नहीं सोचना है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो यह है वो बोट 25 मीटर लेंथ की, 200 मीटर है इसका मास बोट का, और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, और इस मैन का मास है 50 kg। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ ही स्टार्ट्स रनिंग एंड व्हेन ही रीचेस द अदर एंड he has a velocity 2 meter per second with respect to the boat. The final velocity of the boat is। तो इसमें लगता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और वो भी इसी चैप्टर में आप पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। एक्सटर्नल फोर्स यदि एब्सेंट है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। उसी को सॉल्विंग के बाद हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, एक्स बोट। एक तो बात आप जानते हैं, यदि ये मैन इधर चलेगा राइटवर्ड्स तो बोट जाएगी लेफ्ट में, यानी उनके डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं अलग अलग। यह है बोट का डिस्प्लेसमेंट एक्स बी। तो जब भी बोट का डिस्प्लेसमेंट निकालें तो यहां आएगा मैन का मास अपॉन टोटल मास। ध्यान से आपने सुन लिया होगा, इसको हमने डिराइव किया था, बहुत डिटेल में हमने बात की थी। वो वीडियो आप देख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा ये टॉपिक आपका। तो एक्स बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज इक्वल टू मास ऑफ मैन अपॉन टोटल मास इनटू, यहां आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द बोट। ध्यान से आपने सुना होगा, यह डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट इज इक्वल टू मास ऑफ मैन अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब मैन प्लस बोट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द बोट। मान लो लेंथ भी कई बार दी रहती है उसकी, जैसे यहां दी हुई है, एक एंड से दूसरे एंड तक गया तो बोट के रिलेटिव वो चलता है एल, तो यहां मैं लिख देता हूं एल। पर याद ये रहे कि यह है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द बोट। ठीक है, कई बार वो पूरा डिस्टेंस नहीं चलेगा, थोड़ा सा ही चलेगा, पर यदि इस एंड से इस एंड पर पहुंचता है तो विद रिस्पेक्ट टू बोट वो चलेगा एल, बोट चलेगी एक्स बी, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस मैन का डिस्प्लेसमेंट होगा एल माइनस एक्स बी। तो ये आप याद रख सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है। एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट यही याद आना चाहिए, इसी को लोग शॉर्ट ट्रिक बोलने लगते हैं कि ऐसा कर देना ऐसा कर देना, तो ऐसा वैसा कैसा कर देना वो आपको याद थोड़ी रहेगा ये फॉर्मूला, जब तक कि आप उसको डिराइव नहीं करेंगे। वो जो कुछ उसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आपको नहीं बताया जाएगा, तब तक ये फॉर्मूला आपको याद रहने का सवाल ही नहीं उठता। और आप यदि स्मार्ट हैं तो पेपर सेटर आपसे ज्यादा स्मार्ट है, उसको भी पता है कि कौन सी चीजें बच्चे रट कर पहुंच जाते हैं।
तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ ट्रैप लगा होता है। तो बस यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज इक्वल टू मास ऑफ मैन अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, ये लिखा हुआ है। अब वैल्यूज डाल देते हैं। हमको क्या क्या दिया हुआ है, ही हैज अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। वेलोसिटी मैन की विद रिस्पेक्ट टू बोट दे रखी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, ये तो कांस्टेंट होंगे ये सब बाहर, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द बोट, और यही हमको दिया हुआ है। यानी विद इन नो टाइम आंसर आ जाएगा स्मॉल एम। यदि आप ये 40 मिनट इन्वेस्ट कर दोगे उस वीडियो में, तो वहां पर आपको 4 सेकंड लगेंगे सिर्फ। ऐसा फॉर्मूला याद रखो, डिफरेंशिएट करने पर ऐसा फॉर्मूला याद रखो, स्मॉल एम इज कितना है 50, टोटल मास कितना है 250, और ये कितना दे रखा है, ये है 2, तो ये 2/5 आ गया। यानी बगैर समय खर्च किए आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इज 1 2/5। अगला क्वेश्चन करते हैं। Two particles having masses m and 2m are traveling along x-axis on a smooth surface with velocities u1 and u2 collide. If their velocities after collision are v1 and v2, then the ratio of velocities of their center of mass before and after impact is. तो देखने में बहुत डरावना है, पर इसका आंसर है 1:1। कारण उसका क्या होगा, क्या पूछा क्या है हमसे, उस पर ध्यान दें। रेशियो ऑफ velocities of their center of mass before and after impact। तो before and after impact कोई फर्क नहीं पड़ेगा, velocity of center of mass जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। तो थोड़ी सी थ्योरी लगाएंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली with same speed 20 meter per second from the top of tower of height 20 meter. One is projected vertically upwards and other projected horizontally. एक टावर है 20 मीटर हाइट का, और उसके टॉप से दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया है। उसमें से एक पार्टिकल को किस तरह प्रोजेक्ट किया, वर्टिकली अपवर्ड, एंड अदर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ये इस तरह से और ये इस तरह से। आगे क्या बोल रहे हैं, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ग्राउंड विल बी, टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। फिर से बोलता हूं मैं, 20 मीटर हाइट की इस बिल्डिंग या टावर के टॉप से दो पार्टिकल्स जिनके मासेस सेम है उनको प्रोजेक्ट किया विद सेम स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों की स्पीड है 20। हमको बताना क्या है, और पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किस तरह से किया हुआ है, एक को वर्टिकली अपवर्ड और दूसरे को हॉरिजॉन्टली। द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ग्राउंड विल बी जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले हम निकाल लेते हैं यूसीएम। यूसीएम मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज लेना होंगी। ये 20 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड में, ये 20 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड में। ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और t इक्वल्स टू 0 पर यूसीएम कितना होगा वो निकाल रहे हैं हम। तो इसके साथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दो, ये x मान लो, ये y, तो इसे लिखेंगे 20i। तो ये क्या है, यह है वेलोसिटी, और मास दोनों के बराबर है, इसके साथ m का मल्टीप्लाई कर लो, प्लस इसको क्या लिखेंगे 20j इंटू एम, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टोटल मास विच इज 2m। m कट गया तो ये आ गया 10i प्लस 10j। यानी अब सब बात दिमाग से निकाल कर, अब वो दो पार्टिकल्स हैं ऐसा भूल कर ये बोलने लगे हम कि एक पार्टिकल जिसको हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास, ये है वो सेंटर ऑफ मास, वो तो इस तरह जा रहा है, उसकी नेट वेलोसिटी ये है इनिशियल, और इसमें छुपे हुए हैं उसके कंपोनेंट्स। मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी एक्स डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड, और वाई डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है उसकी नेट वेलोसिटी। अब हमें सेंटर ऑफ मास ने कितनी हाइट अटेन की है यही बतलाना है।
और हम जानते हैं कि ये दोनों वेलोसिटीज 10I जो इधर है सेंटर ऑफ मास की और 10J जो इधर है सेंटर ऑफ मास की, वो आपस में है इंडिपेंडेंट। तो हम तो सिर्फ इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में हम एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन में ही सिर्फ बात करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन स्टडी किसकी कर रहे हैं, स्टडी हम कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास की नेट इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, पर वाई डायरेक्शन की तो ये है 10, यहां से इस डायरेक्शन में 10। अब वो कितना समय लेगा ऊपर जाने तक या रुकने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, तो हम यूज कर लेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसकी 10। ये सिर्फ हम y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। फाइनल 0 एट मैक्सिमम हाइट, एक्सेलरेशन इज 10 डाउनवर्ड्स यानी -10 और t, तो t कम्स आउट टू बी 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद सेंटर ऑफ मास स्टॉप हो जाएगा मोमेंटरीली। तो v इज 0, t कम्स आउट टू बी 1। हमको तो बताना है मैक्सिमम हाइट, तो फिर से हमको एक इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ये कहानी मोशन अंडर ग्रेविटी जैसी हो गई है, तो अब यूज करेंगे हम s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी, तब हमको मिलेगी वो हाइट जिस तक सेंटर ऑफ मास पहुंचता है। तो u इनिशियल, कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरी वेलोसिटी नहीं लेनी है, हम सिर्फ काम कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। टाइम हमने फाइंड आउट किया और यही टाइम यहाँ सब्सटीट्यूट होगा। इनिशियल वेलोसिटी इज 10 पॉजिटिव, टाइम इज 1 माइनस हाफ 10 इंटू 1 स्क्वायर, सो इट वुड बी 10 माइनस 5, इट कम्स आउट 5 मीटर। यानी सेंटर ऑफ मास किस मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा, 5 मीटर तक। एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर 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 अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन 62, अगला क्वेश्चन। A boy of mass 36 kg moves from one end to other end of a boat of mass 72 kg on a still water. If the length of the boat is 2.7 meter, the displacement of the boat is। तो डायरेक्टली ये रटा होना चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट बोट का कितना, तो मास ऑफ बॉय यानी 36 अपॉन टोटल मास बॉय एंड बोट, तो 36 और 72 मतलब 108। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू बोट विच इज गिवन टू बी 2.7। और ये 36 से ये 3 बार कैंसिल और 3 से ये 0.9 टाइम्स कैंसिल, एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो फॉर्मूले इसलिए याद हो और फॉर्मूले का एप्लीकेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब उसको कहाँ यूज करना है ये भी समझ में आना चाहिए, रटने से काम नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन। Two particles of masses 1 kg, 3 kg move towards each other under their mutual force of attraction. मतलब external force is not there. No other force acts on them when the relative velocity of approach of the two particles is 2 meter per second. Velocity of center of mass is 0.5. When the velocity of approach becomes 3, velocity of center of mass will remain same because external force is absent. मतलब इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है, आंसर तो इसका थ्योरी के बेसिस पर आ जाएगा। आंसर इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, अ मैन ऑफ मास 40 kg स्टैंडिंग ऑन अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ मास 60 kg lying on a horizontal frictionless ice. The man walks from one end to the other end of the plank. The distance walked by the man relative to the ice is। तो हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक कितना होगा, उसको मैं लिख रहा हूं एक्स पी। डिस्प्लेसमेंट प्लैंक का कितना होगा, उस मैन का मास अपॉन टोटल मास, मतलब मैन प्लस प्लैंक इनटू यहां क्या आएगा, यहां आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक। तो वो क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड पर गया है तो लेंथ ऑफ प्लैंक दे रखा है हमको 5, तो यहां आएगा लेंथ ऑफ प्लैंक। इससे निकल कर आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक। और जब डिस्प्लेसमेंट प्लैंक का आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड,
तब निकल कर आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द आइस और ग्राउंड। वो कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला है एल माइनस एक्स पी। ठीक है, अब यहां वैल्यूज डाल दें। मैन का मास है 40 अपॉन प्लैंक 60, मतलब ये 100 होगा इंटू 5। तो ये कितना आ रहा है? ये आएगा 2 मीटर के बराबर। और तब निकल कर आएगा आपका फाइनल आंसर 5 माइनस 2 से, तो ये आएगा 3 मीटर के बराबर। तो इन फॉर्मूलों को देख लेना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ladder AP of length 5 meter inclined to a vertical wall is slipping over a horizontal surface with velocity of 2 meter per second. When A is at a distance 3 meter from O, the velocity of center of mass at this moment is। तो ये है वो लेडर, 5 मीटर इसकी लेंथ है, ये 3 मीटर दिया हुआ है, ये एंगल क्योंकि 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा 4 मीटर के बराबर। अब ये यूनिफॉर्म मानते हुए लेडर को हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये दो पार्टिकल्स हैं, m/2 का ये पार्टिकल और ये m/2 का, और इसकी हमको दे रखी है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड अवे। तो ये ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स आएगा, इसकी वेलोसिटी हम निकाल लेंगे vp। ये दे रखा है हमको va के बराबर। उसके पहले एक रिलेशन बनाते हैं इन तीनों साइड्स के बीच में। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई। तो ये होगी लेंथ y के बराबर OP, और ये OA होगा x के बराबर। इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि एल इज कॉन्स्टेंट। और ये कितना होगा? ये होगा 2x इंटू डी एक्स डी टी, और ये हो जाएगा 2y dy बाई डी टी। ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी होता है ऐसा क्वेश्चन। तो 2x इंटू डी एक्स डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई डी टी, और ये हमको दिया हुआ है। और इस इंस्टेंट पर x की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड प्लस y कितना है इस समय? 4। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो डी वाई डी टी निकल कर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी कितना होगा? तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस तो उसे आना ही है क्योंकि वो डाउनवर्ड्स आएगा पॉइंट बी। तो डी वाई डी टी कितना हो जाएगा विद माइनस साइन? 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 4, ऐसा हो जाएगा। और ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 बार, यानी ये आ गया -3/2। और ये क्या है? दिस इज वीपी, ये है वीपी। अब आपको दोनों की पी की और ए की वेलोसिटीज मिल गई हैं। हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वी सी एम वेक्टर इज इक्वल टू m1, तो m/2 कर लेते हैं उसे। m1 मतलब a, और उसकी वेलोसिटी तो दे ही रखी है हमको 2, और इसको मान लेते हैं x का पॉजिटिव साइड, यानी यहाँ आएगा i कैप प्लस, फिर दूसरा मास p का m/2 इंटू वेलोसिटी उसकी -3/2, माइनस ऑलरेडी दे दिया है हमने तो माइनस जे नहीं, जे लिखना पड़ेगा, अपॉन टोटल मास इज m। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया i कैप, 2 से 2 कैंसिल, m से ये m कैंसिल, i कैप बचेगा। इधर क्या होगा? इधर ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ 3/4, m तो कैंसिल होगा, इसके साथ में -3/4 j। ये आया वी सी एम वेक्टर, और इसका हमको चाहिए मैग्नीट्यूड। तो वी सी एम का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1, और इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 16, 3/4 का स्क्वायर करना है तो 9। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है क्या? नहीं, 3 स्क्वायर इज 9, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 9/16। तो बस आगे इसको सॉल्व करें तो हुआ 25/16, यानी 5/4, और 5/4 यानी 1.2।
0.25 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। अच्छा सवाल है ये, जेई मेन में आने जैसा सवाल है। नीट वाले बच्चों को तो नहीं आएगा, पर जेई मेन वाले इसको जरूर देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन, a shell in flight explodes into n equal fragments. K of the fragments reach the ground earlier than the other fragments. The acceleration of their center of mass subsequently will be. तो आपने ठीक से पढ़ा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या बोला है हमसे? एक शेल एक्सप्लोड होता है, किस तरह? उसके हो जाते हैं n इक्वल फ्रैगमेंट्स, इक्वल मास के फ्रैगमेंट्स में वो ब्रेक होता है, जिनमें से k, टोटल नंबर कितना है n, उसमें से k फ्रैगमेंट्स वो ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं पहले, जबकि दूसरे कितने बचेंगे n माइनस के, वो हवा में रहते हैं। तो जो ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे उन फ्रैगमेंट्स का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, और जो अभी भी हवा में है उनका सबका एक्सेलरेशन होगा g। हमको फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ACM का हमको फॉर्मूला लगाना है। ACM वेक्टर क्या होगा? इक्वल मास के हैं वो सब फ्रेगमेंट्स, तो पहला होगा m1 a1। ये a1 क्या है? पहले फ्रेगमेंट का एक्सेलरेशन। m2 a2, m3 a3, m तो सब बराबर हैं, ये कहां तक जाएगी गाड़ी? MAN तक। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा टोटल मास। टोटल मास वो कितना हो जाएगा? mn के बराबर। ऐसा मैंने लिख लिया। अब इनकी यदि बात करेंगे तो उनके एक्सेलरेशन तो सबके क्या हो गए? 0। तो एक टर्म आएगी 0 जब आप ऐसा एडिशन ऊपर कर रहे होंगे। ये किसके लिए लिखा है मैंने? मास इंटू एक्सेलरेशन का सम उन फ्रैगमेंट्स के लिए जो ग्राउंड पर रीच कर गए, तो उन सबका तो 0 हो जाएगा। और इनके लिए क्या होगा? यहां आएगा n माइनस के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मास ऑफ ईच पार्टिकल, हर एक का एक्सेलरेशन g है, तो mg कॉमन आकर ऐसा आएगा। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा mn, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो m कैंसिल आउट, हमको एक फॉर्मूला मिलता है और इस फॉर्मूले को हमें रट लेना है, n माइनस के इंटू जी अपॉन n। स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, n माइनस के इंटू जी अपॉन के, n माइनस के इंटू जी अपॉन n, मतलब ये आंसर सही होगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हो सके तो इसको याद रखना चाहिए। अलजेब्रिक फॉर्म में ऐसा होगा, याद रखो कि n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, k क्या है? k वो है जो पहले ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं, अपॉन n इंटू जी करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, a trolley of mass 360 kg is lying on a horizontal frictionless surface. A man of mass 40 kg runs with uniform speed on the trolley by a distance of 2 meter in 5 seconds. तो ट्रॉली के रिलेटिव उसकी यहां पर ये वेलोसिटी निकल कर आएगी। वेलोसिटी ऑफ कौन है? वो चलने वाला मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी 2 अपॉन हाफ, मतलब ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन है, ट्रॉली ऑफ मास 360 kg is lying on a horizontal frictionless surface. A man of mass 40 kg runs with uniform speed on the trolley by a distance of 2 meter in half second. What is the velocity of trolley relative to earth? मतलब vt हमसे फाइंड आउट करवाया है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो पहले लिखे यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रॉली, वो क्या होगा? यहाँ आता है मैन का मास, यहाँ टोटल मास, और यहाँ आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली। इसको याद रखें। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर तो आएगा vt, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ क्या आएगा? m अपॉन m प्लस m, और इसे डिफरेंशिएट करने पर आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली विच इज गिवन टू बी 4। तो वैल्यूज ही डालनी है। ये कितना है? यह 40, और यहाँ टोटल मास आएगा 360 और 40 मतलब 400, और यहाँ आएगा 4। ये 10 बार कट के 0.4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो एक ही फॉर्मूले से आपने देखा बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं, पर इसको क्लियर करने के लिए आपको जो सब मैंने कहा वो वीडियो देख लेना चाहिए,
जिसमें मैंने बोट एंड मैन प्रॉब्लम डिस्कस की हुई है बहुत डिटेल में, और उस तरह के दूसरे क्वेश्चंस भी। A boat of mass 80 kg is floating on a still water. A dog of mass 20 kg on the boat is at a distance of 10 meter from the shore. तो एक बोट है 80 किलोग्राम की, और मान लो ये है शोर, मतलब किनारा। तो ये बोट और ये डॉग, डॉग कितना है 20 kg मास का, और वो है कहाँ? तो ये मान लेते हैं ये है वो डॉग, और वो डॉग है किनारे से 10 मीटर पर। मासेस दे रखे हैं, बोट का मास है 80 kg, डॉग का मास है 20 kg। पूछा क्या हमसे? द डॉग मूव्स ऑन द बोट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर टूवर्ड्स द शोर। तो ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डॉग विद रिस्पेक्ट टू द बोट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डॉग विद रिस्पेक्ट टू द बोट इनटू, यहां यदि लिख दें मास ऑफ डॉग, और यहां मास ऑफ बोट प्लस मास ऑफ डॉग, तो हमको मिलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एक्स पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोट का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ डॉग अपॉन टोटल मास इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू द बोट। और डॉग का मास कितना है 20, यहां आएगा टोटल मास मतलब 100, और ये दे रखा है हमें डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर के बराबर। तो इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा बोट का डिस्प्लेसमेंट पहले। तो बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये हुआ 0.4 मीटर। जब डॉग विद रिस्पेक्ट टू बोट 2 मीटर चलता है टूवर्ड शोर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट मूव कर जाती है 0.4 मीटर से। ये इसका मतलब हुआ। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए डिस्टेंस ऑफ डॉग फ्रॉम द शोर। तो हम फाइंड करेंगे L माइनस, मतलब इसे ही L मान लेंगे, 10 माइनस 0.4, ये निकल कर आएगा आपके पास में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डॉग, मतलब ही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो डॉग 9.6 से डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब शोर से वो कितना रहेगा 9.6, तो 9.6 मीटर विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अ शेल ऑफ मास m in flight explodes into 3 equal fragments. One of the fragment reaches the ground earlier. एक उसमें से जमीन पर जल्दी पहुंच जाता है ना, हवा में कितने रह जाते हैं 2। Acceleration of center of mass of the shell system just after first one reaches the ground is. हमको चाहिए एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले क्वेश्चन में, कौन सा था? वो ये n माइनस के इंटू जी, ये लगने वाला है, जिसमें n क्या होता है? n होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फ्रैगमेंट्स, n माइनस के मतलब जो फ्रैगमेंट्स ग्राउंड पर अर्लियर पहुंच जाते हैं। तो 3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ क्या आता है? यहाँ आता है n, मतलब ये 3 इंटू जी, तो ऑब्वियसली ये हो गया 2g अपॉन 3। इस तरह का क्वेश्चन नीट में आ सकता है ना, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। वो फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इन फ्यू सेकेंड्स आप आंसर कर पाएंगे। तो आंसर इस क्वेश्चन का है 2g अपॉन 3।